छांटकर, मर्ज करके और जो नियम अप्रासंगिक नहीं थे उन्हें हटाकर सिर्फ 536 सेक्शंस में समेट दिया गया है। जो नियम प्रासंगिक नहीं थे, उनका कोई उदाहरण? मिसाल के तौर पे पुराने कानून में कुछ ऐसे टैक्स हॉलिडेज या छूट के नियम थे जो 90 के दशक की फैक्ट्रियों के लिए बने थे और आज उनका कोई काम नहीं था। उन्हें पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। जो क्लॉज आपस में टकराते थे उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है। तो अब ये कानून पढ़ने में, समझने में और लागू करने में कहीं ज्यादा साफ और कम उलझा हुआ होगा। ये तो वाकई बड़ी राहत की बात है। 800 से 536 पर आना एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। बिल्कुल है। अब दूसरे बड़े बदलाव पर आते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने दशकों से लोगों के सिर में दर्द किया हुआ है। मेरा मतलब है असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का वो कन्फ्यूजन। सोर्सेस साफ इशारा कर रहे हैं कि ये सरदर्द अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। ओह, ये तो एक ऐसा भ्रम था जिसमें शायद हर करदाता ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी ठोकर जरूर खाई होगी। मैं खुद कई बार कंफ्यूज हुई हूँ। पुराने सिस्टम में हमेशा 2 साल साथ साथ चलते थे। मतलब जिस साल में असल में पैसा कमाया जा रहा है, मान लीजिए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, उसे फाइनेंशियल ईयर कहते थे। जी, और जब अगले साल उस कमाई पर टैक्स भरने जाते थे तो उस फाइलिंग वाले साल को असेसमेंट ईयर 2024-25 कहा जाता था। हाँ, और अब पोर्टल पर जब लोग अपनी रिटर्न भरने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलते थे तो अक्सर वो कमाने वाला साल चुन लेते थे, जबकि चुनना असेसमेंट ईयर होता था। एक छोटी सी गलती और सीधा टैक्स विभाग से पेनल्टी का नोटिस आ जाता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस एक साल के अंतर या लैग की वजह से बेवजह की क्लरिकल गलतियां बहुत आम बात थी। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि नए 2025 एक्ट ने इस असेसमेंट ईयर की उलझन को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दिया है। हमेशा के लिए? हाँ, हमेशा के लिए। अब इसकी जगह सिर्फ एक सीधा, सपाट और ग्लोबल स्टैंडर्ड वाला शब्द इस्तेमाल होगा, टैक्स ईयर। टैक्स ईयर यानी अब सिर्फ एक ही साल होगा। एकदम जिस साल में कमाई हो रही है उसी को टैक्स ईयर माना जाएगा और उसी के नाम से सारी फाइलिंग होगी। कोई आगे पीछे का चक्कर नहीं। क्या बात है! इससे आम करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करना मानसिक रूप से बहुत आसान हो जाएगा और ड्रॉप डाउन मेन्यू वाली गलतियां अब बस इतिहास बन जाएंगी। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उलझी हुई ईयरफोन की तार को आखिरकार सुलझा दिया हो। सिर्फ एक टैक्स ईयर, कोई असेसमेंट ईयर का झंझट नहीं। बहुत ही शानदार कदम। सच में। चलिए अब तीसरे अहम बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नए फॉर्म्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। भारत में इनकम टैक्स का मतलब ही कुछ खास फॉर्म से जुड़ा रहा है। फॉर्म 16 का नाम तो सबने सुना ही है। हाँ, हर नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए उसका फॉर्म 16 किसी पवित्र दस्तावेज से कम नहीं होता जो एम्प्लॉयर देता है। या फिर फॉर्म 26 AS, जिसमें लोग अपना कटावा टैक्स या TDS चेक करते हैं। सोर्सेज बता रहे हैं कि ये जाने पहचाने नाम भी 1 अप्रैल से गायब हो जाएंगे। जी हाँ, उन पुराने फॉर्म नंबर्स को भूलने का वक्त आ गया है। 1 अप्रैल 2026 के बाद इन पुराने नामों की जगह नए टेक सैवी कंप्लायंस का हिस्सा बनने वाले नए फॉर्म्स लेंगे। अब चर्चा में फॉर्म 130 और फॉर्म 168 जैसे नए नाम आ रहे हैं। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या ये सिर्फ बॉटल का नया लेबल है? मतलब सिर्फ नाम बदला है, या इन फॉर्म्स के काम करने का अंदरूनी तरीका भी पूरी तरह से बदल रहा है? क्योंकि सोर्सेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का बार-बार जिक्र है। यह बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब है कि ये सिर्फ लेबल्स बदलने तक सीमित बिल्कुल नहीं है। पुराने फॉर्म्स काफी हद तक स्टैटिक होते थे। स्टैटिक मतलब आप उन्हें डाउनलोड करते थे, डेटा भरते थे और अपलोड कर देते थे? जी, लेकिन नया कानून पूरी तरह से डिजिटल युग और AI को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये जो नए फॉर्म्स हैं, जैसे फॉर्म 130 या 168, ये बहुत डायनामिक होंगे। डायनामिक कैसे? ये सीधे तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स से जुड़े होंगे। इसका मतलब है कि ये फॉर्म्स बैंकिंग सिस्टम, क्रेडिट कार्ड कंपनियों, म्यूचुअल फंड हाउस और यहाँ तक कि GST नेटवर्क से रियल टाइम में बात करेंगे। बाप रे! इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझे तो, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी टैक्स रिटर्न में कहता है कि उसकी साल भर की कमाई सिर्फ 4 लाख रुपए है, लेकिन नए सिस्टम से जुड़े फॉर्म 168 में AI तुरंत क्रॉस चेक करके बता देगा कि अरे, इस व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड से तो इस साल 10 लाख रुपए की इंटरनेशनल फ्लाइट्स और लग्जरी शॉपिंग की पेमेंट हुई है। आपने बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया। सिस्टम इतना स्मार्ट हो जाएगा कि वो डेटा को अलग अलग जगहों से खुद ब खुद जोड़ लेगा।
यानी ऑटो पॉपुलेट कर लेगा। तब तो कुछ छुप ही नहीं सकता। बिल्कुल। इसका सीधा असर ये होगा कि डेटा की रिपोर्टिंग कहीं ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी और जो लोग टैक्स चोरी करने के लिए लूप होल्स का इस्तेमाल करते थे उनके लिए गुंजाइश ना के बराबर रह जाएगी। इसीलिए नई डिजिटल कार्य प्रणाली की आदत डालना बहुत जरूरी है। 800 से घटाकर 536 धाराएं, असेसमेंट ईयर का अंत और एआई से लेस स्मार्ट फॉर्म्स, ये वाकई 1 अप्रैल 2026 से एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा है। एक नई और पारदर्शी दुनिया। लेकिन देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव आता है तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा डर भी लोगों के मन में पैदा होता है, खासतौर पर उन लोगों के मन में जिनका पाला पहले ही टैक्स विभाग से पड़ चुका है। हाँ, ये डर मैं समझ सकता हूँ। अगर हम सोर्सेज में दिए गए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिनारियो पर बात करें, मान लीजिए किसी छोटे व्यापारी या नौकरी पेशा व्यक्ति को पुराने 1961 एक्ट के तहत कोई नोटिस आया हुआ है। जैसे कि कोई स्क्रूटनी का नोटिस। हाँ, आम भाषा में समझें तो जैसे सेक्शन 148 का नोटिस, जो तब आता है जब विभाग को लगता है कि कोई इनकम छुपाई गई है, या फिर सेक्शन 143(2) का नोटिस, जो तब आता है जब इनकम टैक्स वाले रिटर्न की गहरी जांच करना चाहते हैं और अतिरिक्त दस्तावेज मांगते हैं। जी। सवाल यह है कि 1 अप्रैल 2026 को जब नया 2025 एक्ट लागू हो जाएगा तो क्या ये पुराने नोटिस अपने आप कचरे के डब्बे में चले जाएंगे? क्या वे रद्द माने जाएंगे या फिर लोगों के सामने कोई नया कानूनी संकट खड़ा हो जाएगा? ये बाजार में फैल रही दूसरी सबसे बड़ी अफवाह है कि पुराना कानून गया तो पुराने नोटिस भी गए। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब भी इस तरह का बड़ा ट्रांजिशन होता है तो कानून में एक स्पष्ट नियम होता है। क्या नियम है वो? नियम यह है कि घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन खुशफहमी पालने की भी जरूरत नहीं है। जो मामले पुराने कानून के तहत शुरू हुए हैं वे उसी पुराने कानून के तहत ही अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। यानी अगर किसी को 2023 या 2024 के साल का कोई स्क्रूटनी नोटिस मिला हुआ है तो उसे नए सिरे से वकील नहीं ढूंढना पड़ेगा, पुराने नियमों के तहत ही बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। पुराने मामलों पर नए कानून का प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे की तारीख से लागू नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो भी पुराने नोटिस आ रहे हैं, चाहे वो 148 हों या 143(2), वे सब पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही निपटाई जाएंगे। अच्छा, मतलब वो वहीं से चलेंगे जहां से शुरू हुए थे। जी। उन पुराने पेंडिंग मामलों और असेसमेंट्स के लिए पुराना कानून अभी भी अपनी पूरी ताकत के साथ जिंदा रहेगा। ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है। इससे उन करदाताओं को मानसिक शांति मिलेगी जिनके पुराने रिफंड्स अटके हुए हैं या पुराने केस चल रहे हैं। लेकिन सोर्सेज ये भी कहते हैं कि इस आश्वासन के साथ साथ एक बहुत ही सख्त एक्शन आइटम भी जुड़ा है। और वो एक्शन आइटम बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल, वो ये है कि 31 मार्च 2026 से पहले हर किसी को अपने टैक्स रिकॉर्ड्स की पूरी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए। यहाँ टैक्स रिकॉर्ड साफ करने से क्या मतलब है? आसान भाषा में से कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि आप एक नए बहुत ही हाईटेक घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप अपना पुराना कचरा साथ लेकर नहीं जाना चाहेंगे। टैक्स रिकॉर्ड साफ करने का मतलब है कि अगर कोई पुराना पेंडिंग काम है तो उसे अभी निपटा लें। पुराने पेंडिंग काम का कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए, अगर किसी का पुराना TDS या TCS का करेक्शन पेंडिंग है, मतलब एम्प्लॉयर या बैंक ने टैक्स तो काट लिया था लेकिन वो सरकार के खाते में सही से मैच नहीं हो रहा है, तो उसे ठीक करवा लें। ये तो बहुत आम समस्या है। हाँ, और अगर कोई पुरानी रिटर्न फाइल करनी बाकी रह गई है या टैक्स विभाग के पोर्टल पर कोई पुराना डेटा मिसमैच दिखा रहा है, तो CA से मिलकर उसे तुरंत सॉल्व कर लें। क्योंकि अगर 1 अप्रैल पार हो गया और हम नए टेक ड्रिवन 2025 एक्ट के दायरे में आ गए तो ये पुरानी चीजें सुधारना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली। 1 अप्रैल के बाद सारा नया कंप्लायंस नए एक्ट के सख्त नियमों और उस नए AI ड्रिवन सिस्टम के हिसाब से होगा। जब सिस्टम पूरी तरह से नए डिजिटल ढांचे पर शिफ्ट हो जाएगा तो पुरानी गलतियों को सुधारने की जो विंडो है वो या तो बहुत छोटी हो जाएंगी या फिर उस पर लगने वाली पेनाल्टी के नियम नए और सख्त हो सकते हैं। इसीलिए 30 दिन का समय बहुत अहम है। जी, इसीलिए सबसे बड़ी समझदारी इसी में है कि 31 मार्च से पहले अपनी पिछली स्लेट एकदम साफ कर ली जाए ताकि 1 अप्रैल से एक साफ और नए टैक्स ईयर की शानदार शुरुआत हो सके। तो इन सब बातों का आखिर क्या मतलब निकलता है? आज के इस लंबी और खास चर्चा से जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो एकदम साफ है। बिल्कुल। सबसे पहली और सबसे अहम बात, ये कोई ड्राफ्ट या सुझाव पत्र नहीं है। ये देश का पक्का कानून है जिसे अगस्त 2025 में ही संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। फिनफ्लुएंसर्स की अफवाहों से बचना ही इस समय सबसे बेहतर बचाव है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए।